जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों यूज किया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, क्योंकि आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या खर्चा करते हैं तो आपको वहां पे अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। एक बार जहां पे आपने अपना पैन कार्ड दे दिया तो वो सारा का सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2025 के अंदर आप ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस करते हैं जिनकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। दोस्तों पिछले 4 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS और TIS नाम के 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, जहां पर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग बैंक के अंदर अगर आपको 10 रुपए का भी ब्याज मिला है तो वो भी वहां पे शो हो जाने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आप जाने अनजाने में करते हैं। तो जब भी आपका साल खत्म हो 31 मार्च को, उसके बाद में अप्रैल और मई तक ये डाटा वहां पे अपडेट हो जाता है। जून और जुलाई में अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा डेटा आपका वहां पे शो हो जाने वाला है। तो आप भी साल के बाद या साल खत्म होने से पहले एक बार तो आप अपना AIS और TIS जरूर चेक करें। आप अगर अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है इनकम टैक्स के पोर्टल पर तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप कैसे रजिस्टर करें। रजिस्टर कर लेने मात्र से ही आपको ITR भरने की जिम्मेदारी नहीं आती है। ITR आपको तभी भरनी पड़ेगी जब आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली गई है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इस तरह की ट्रांजेक्शंस हैं जो आपके पैन कार्ड के थ्रू अगर आपने की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना चली जाती है कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं, ताकि आगे से आप इन ट्रांजेक्शंस को करने से पहले हिचकिचाएं, थोड़ा सा डरें, सावधानी बरतें। अगर कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके अपनी ITR जरूर भर दें। तो देर ना करते हुए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले थे 73 इस तरह की रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस जिसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है अगर कहीं पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया। दोस्तों अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं और आपने अपना आधार कार्ड दे दिया तब भी ये सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो हो जाता है। एक चीज़ और मैं बताऊं दोस्तों, ये जितनी भी रिपोर्टिंग होती है ये SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के माध्यम से होती है। मान लीजिए 1/4/2024 से लेकर के आपका 31/3/2025 वाला साल था, तो इस पूरे साल का जो डेटा है आप साल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से ही देख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम इनको दिया जाता है। 31 मई 2025 तक ये जितनी भी एंटिटीज है अपना डेटा अपलोड करती हैं और जून और जुलाई के अंदर एक बार जरूर आपको अपना AIS और TIS का फॉर्म देखना चाहिए, ताकि वहां पे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस तो नहीं बोल रही है जो आपको कहती है कि ITR भर दो, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सेक्शन 148 के अंदर आपका केस खोलकर बड़ी हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकती है। तो सबसे पहली रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन दोस्तों, अगर आप सैलरी की इनकम कमा रहे हैं, सर मैं तो 10,000 रुपये महीना कमाता हूं, मेरी तो सैलरी ऑनलाइन शो नहीं होती है, आपकी नहीं होगी दोस्तों। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, अगर आप PSU के कर्मचारी हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर दोस्तों आप काम करते हैं, आपका इंप्लॉयर मान लीजिए जो व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है उसकी इनकम टैक्स में ऑडिट हो रही है, क्योंकि उसको इनकम टैक्स को बताना पड़ता है, तो दोस्तों वो क्या करेगा, आपको फॉर्म 16 जारी करेगा। एक तो उसकी ऑडिट हो रही है और दूसरा आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी 7,75,000 से ज़्यादा है और अब इस साल के लिए तो दोस्तों 12,75,000 रुपये से ज़्यादा है, तभी तो आपका वो TDS काटेगा। कई बार तो TDS नहीं काटते हैं तो ये ऑनलाइन डेटा शो भी नहीं होता है और कई बार डेटा शो हो जाता है। तो एक बार आप अपनी सैलरी को फॉर्म 16 से, AIS TS से और 26A से जरूर मैच कर लें। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों रेंट यानी कि किराया यानी कि भाड़ा। जो टीनेंट है, टीनेंट मतलब जो किराएदार है, वो किराया दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों TDS काटने के लिए। तो TDS काटने के बाद वो 26Q का फॉर्म भरेगा, फॉर्म 16A जारी करेगा। और दोस्तों 2 यहाँ पे केस होते हैं। एक होता है अगर आप लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर को रेंट पर लेते हैं, तो पहले ये 2 लाख रुपए की लिमिट थी, अब ये लिमिट 2,40,000 से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दी है 1/4/2025 से। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी ऑडिट हो रही है और वो आपको 6 लाख से ज्यादा का किराया देता है तो 10% TDS काटता है। और अगर उसकी ऑडिट नहीं हो रही फिर भी आपको 50,000 से ज्यादा का कोई रेंट देता है, 2% TDS वो काटेगा और ये कटा हुआ TDS आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। डिविडेंड आपको पता होगा, शेयर मार्केट के अंदर आजकल हर एक व्यक्ति हाथ पैर मारता है, कमाई करना चाहता है। आपने कोई शेयर लेकर के छोड़ दिए थे दोस्तों, यहाँ पे 2 होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है और एक ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे F&O। यहाँ पर कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन आपने पैसा लगा करके छोड़ दिया तो कंपनी की मर्जी है कि आपको डिविडेंड दे या ना दे। अगर वो डिविडेंड देती है तो दोस्तों सेक्शन 194 के अंदर पहले ये
5,000 रुपये होता था, अब 10,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड अगर आपको मिलेगा तो 10% तो TDS काटेंगे, लेकिन चाहे 1 रुपये का भी डिविडेंड आपको मिले वो आपके ऑनलाइन डेटा में शो हो जाने वाला है। बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का। दोस्तों इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। जब हम ITR भरते हैं और वहाँ पर 4, 5, 10 सेविंग अकाउंट उसके शो होते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं भाई साहब आपके ये अकाउंट हैं? वो बोलता है सर मेरे तो ये अकाउंट ही नहीं है। फिर हम उसे अकाउंट नंबर और अकाउंट का नाम बताते हैं, तब जाकर के दोस्तों वो बंदा मानता है कि हाँ जी सर ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो जो भी इंटरेस्ट पेड हुआ है, क्रेडिट हुआ है, सारे के सारे बैंक्स का तो हो ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पोस्ट ऑफिस में, पेटीएम पेमेंट्स में, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक में, किसी भी तरह के बैंक में कोई खाता है तो हर एक बैंक का अकाउंट नंबर आएगा और उसका ब्याज आएगा कि इतने इतने रुपए का ब्याज आपको आया है। मान लीजिए दोस्तों आपको 10,000 रुपये का सेविंग का ब्याज आ गया, तो इससे ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं ना कि कितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होगा कि 10,000 रुपये का तो आपको ब्याज आ रहा है। अदरवाइज तो नॉर्मल व्यक्तियों को 150 रुपये का ही ब्याज आता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है जिसे कि FD बोलते हैं। ये भी सेम है दोस्तों, किसी भी बैंक में कितने भी रुपए की FD कराओ, चाहे आपको 1,000 रुपए का भी ब्याज आएगा FD का, वो भी शो हो जाएगा। RD करवाई आपने, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में RD कराते थे। दोस्तों हमारे एक केस आया, एक रेलवे के कर्मचारी थे, इन्होंने रेलवे का इनका कोई श्रमिक कल्याण बोर्ड करके होता है, तो वहां पर RD का पैसा कटता था, उसका ब्याज भी आने लग गया। नॉर्मली तो दोस्तों 40,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका होता था, इसको 50,000 रुपए कर दिया है तो आपका TDS काटा जाता था। और सीनियर सिटीजन के लिए ये 1 लाख है। लेकिन अब फिर भी आप कितने भी रुपए का, मैंने आपको बता दिया 1,000 रुपए का भी बैंक पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज देता है FD के ऊपर, RD के ऊपर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर, तो ये ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम अदर। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के अलावा मान लीजिए किसी को आपने पैसा उधार दिया, आप देते हैं ना कई बार उधार पैसा, तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है? वो होता है व्यापारी। व्यापारी होता है तो उसकी ऑडिट होती है। तो FD, सेविंग, RD के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम टैक्स में ऑडिट हो रही है, सर ऑडिट किसकी होती है? जिस व्यक्ति की सेल 1 करोड़ रुपए से पूरे साल में ज्यादा है, उसको किसी CA से पहले ऑडिट करवानी पड़ती है, फिर वो अपनी ITR भर सकता है। तो ये ऑडिट करवाने में दोस्तों कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए से ज्यादा किसी को ब्याज देगा तो उसका डेटा भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट आपको मिला इनकम टैक्स रिफंड से। सर मेरा तो पिछली बार 10,000 रुपए TDS कट गया था और मेरी इनकम 5 लाख से कम थी, मैंने ITR भरी तो मुझे 10,500 रुपए का रिफंड आ गया, मेरी तो मौज बन गई। तो दोस्तों ये 10,000 रुपए तो आपकी इनकम नहीं थी, लेकिन बाकी का एक्स्ट्रा जो मिला 500 रुपए, ये आपकी इनकम होती है, तो ये इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जब भी आपको रिफंड मिलेगा तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है, तो ये भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। रेंट रिसीव्ड, दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने प्लांट एंड मशीनरी का रेंट दिया है, जो टीनेंट है, 26Q फॉर्म भरेगा, 16A जारी करेगा, 2% का अगर वो आपका TDS काटता है तो ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। विनिंग करते हैं दोस्तों क्रॉस वर्ड पजल से। ये एक तरह के गेम होते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रीम 11 में आपने अभी IPL स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग तो अपनी टीम बनाने में रम्मी सर्कल, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हाँ हालांकि यहाँ तक दोस्तों हमारी जो BCCI है, जो हमारा मेन बॉडी है क्रिकेट की, वो भी अपनी जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जो ड्रेस है वहाँ पे ड्रीम 11 लिखवा रखा है। कैजुअल इनकम, कौन बनेगा करोड़पति, स्टेट लॉटरी मिल गई आपको जो कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है 30% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। ये आप कहीं पे कमाई करते हैं, पैन कार्ड दे रखा है तो ऑनलाइन आपके शो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हॉर्स रेस काफ़ी सारी जगह पर ये लीगल था, आजकल तो बहुत कम हो चुका है, यहाँ पर भी कोई कमाई करोगे ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, दोस्तों PF क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, और EPF क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई भी सेक्शन 111A के अंदर जो आपका EPF या RPF होता है, ये जो भी टैक्सेबल होगा तो आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट्स, ये क्या होते हैं सर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, आप ये मान लीजिए आपने किसी को उधार दिए हैं, ऐसी कंपनी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, तो ये 27Q फॉर्म जारी करेगी। ये सारा का सारा डेटा दिखेगा कहाँ? ये आपका दिखेगा दोस्तों AIS और TIS में। इसको कैसे देखना है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर चेक कर लें। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट, इस तरह का कोई भी आपको ब्याज मिलता है वो भी ऑनलाइन शो हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोस्तों गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आपने पैसा लगाया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगाया, वहां से कोई भी आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्राप्त होगा तो वहां भी शो कर जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती है? ये यूनिट्स आपको इंटरेस्ट पे
करती है, जब भी कोई एनआरआई या नॉन रेजिडेंट यहाँ पे पैसा लगाता है तो दोस्तों उसको पैन कार्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे वो पैन कार्ड लेगा तो उसका जो भी इनकम होगी वो शो कर जाएगी। ये है इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसी कोई भी यूनिट्स थी बाय एन ऑफशोर फंड, ऑफशोर फंड के द्वारा कोई भी आपको इनकम आई या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई, वो भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा डेटा है दोस्तों जो आपकी आंखें खोल के रख देगा कि इतना सारा डेटा ऑनलाइन शो करता है। ये कहता है इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर। फॉरेन करेंसी के अंदर किसी ने बॉन्ड्स या शेयर खरीदे थे जिसके अंदर उसको इनकम हुई या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो भी शो हो जाने वाला है। अब दोस्तों इनकम ऑफ एफआईआई, एफआईआई क्या होते हैं? शेयर मार्केट में आपने सुना होगा डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डीआईआई होता है, और विदेशों से आकर के बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती है तो एफआईआई होता है। इन एफएफआई की कोई भी इनकम होती है वो भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इंश्योरेंस कमीशन, दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, बीमा जो है ना आग्रह की विषय वस्तु है, आप हैं एजेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी के, एसबीआई के, एचडीएफसी के, टाटा के, बहुत तरह की कंपनी आती हैं। आपको कंपनी पहले साल में तो दोस्तों 30 से लेकर के 50% तक का कमीशन देती है। सेक्शन 194D में आपका टीडीएस भी कट जाता है, तो जितना भी कमीशन आपको मिलेगा ये ऑनलाइन आपका शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिला है, रिसीट हुआ है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो एग्जम्प्ट है सेक्शन 1010D के अंदर, और जो एग्जम्प्ट नहीं है टैक्सेबल है, उन दोनों ही तरह की चीज़ें दोस्तों आपकी T&C अप्लाई हो जाती है। सेक्शन 194DA का पैसा भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स अंडर NSC। NSC क्या होती है दोस्तों? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये कहीं पर आपको गिरवी रखने के काम आती है, आप इसकी सिक्योरिटी दे सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो आप विड्रॉल करोगे तो दोस्तों टैक्सेबल है और ऑनलाइन ये आपके शो हो जाने वाली है। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, दोस्तों बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि बात करें पंजाब के अंदर, सिक्किम के अंदर, यहाँ पे पंजाब स्टेट लॉटरी इस तरह का एक चलता है। सरकार खुद कहती है कि लॉटरी खरीदो, और बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों 2-2 करोड़ रुपए की लॉटरी हमारे सामने निकली हुई है। यहाँ पे आपका 30% तो फ्लैट टैक्स लग जाता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देना होता है, और सरचार्ज 10, 15, 20% तक और देना पड़ता है। तो सेक्शन 194G में किसी व्यक्ति को कमीशन मिला, मतलब जो व्यक्ति इस लॉटरी को बेचेगा उसको भी तो कोई कमीशन मिलेगा, उसकी भी कमीशन ऑनलाइन शो हो जाएगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट, इस तरह के कोई ट्रस्ट होते हैं, यहाँ से कोई भी इनकम आती है, आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपका ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड, दोस्तों म्यूचुअल फंड मिलजुल करके आप इकट्ठा पैसा कहीं पर लगाते हैं, इनकी जो रिसीट होती है, इन्होंने रीपर्चेज किया यूनिट्स के, म्यूचुअल फंड ने या यूटीआई ने, तो सेक्शन 194F के अंदर ये डेटा ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा आपकी बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट डिविडेंड, ये जो आपको मिला है ये अदर्स को सम पेबल टू गवर्नमेंट, इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ये डेटा आपका शो हो जाने वाला है। अब बात करते हैं पेमेंट टू एनआरआई स्पोर्ट्स पर्सन और नॉन रेजिडेंट है ये दोस्तों, एनआरआई नहीं एनआर, और स्पोर्ट्स एसोसिएशन है सेक्शन 115BBA। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंडियन आउटसाइड इंडियन प्लेयर आया कि आईपीएल खेलने अब आएंगे, बहुत तरह के गेम्स खेलने आते हैं, तो इनका टीडीएस भी काटा जाता है क्योंकि इनकी इनकम जो होती है इंडिया के अंदर इन्होंने कमाई है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो ये डेटा भी उनके ASTS में शो हो जाएगा। इसके बाद सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, दोस्तों ई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आपने कोई भी मकान, दुकान, प्लाट बेचा तो आपको पता होगा आप कहाँ जाते हैं उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए, रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार क्या करते हैं, आपका पैन कार्ड ले लेते हैं। तो रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी है कि आपकी इस सूचना को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दे अगर आपने 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी बेची है तो। इसके बाद में दोस्तों रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है और उससे कोई पैसा आया है तो 26 QB का फॉर्म भरेगा और ई मूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी आपने सेल की है उसको ऑनलाइन शो करना पड़ेगा, जिसके कारण दोस्तों आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है सेल माइनस परचेज, इसके ऊपर आपको एप्लीकेबल कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। अब दोस्तों सेल ऑफ व्हीकल, अगर कोई भी व्यक्ति व्हीकल्स की सेल करता है तो ये सेल का डेटा, वैसे तो इसके अगर उसने
उसने जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी के टर्नओवर में आ जाएगा। अदरवाइज कई और तरीकों से भी उसको सेल का डेटा दिखाना पड़ता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, दोस्तों डिपॉजिटरी की ट्रांजैक्शन है, CDSL, NSDL और इन तरह की चीज़ों का नाम आपने सुना होगा। आप किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट्स बेचते हैं दोस्तों, आप मान लीजिए आपने सिप लगाया 1000 रुपये पर मंथ का, तो आपने 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पूरे साल में कर दी, ये डाटा आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। जिसने कम करी है, मान लीजिए जिसने 12 लाख की कर दी और इनकम दिखा रहा है 3 लाख रुपए की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये ट्रांजेक्शन्स आपके कहाँ से हुए थे। इसके अलावा दोस्तों ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपने कोई भी शेयर को किसी को गिफ्ट दे दिया, आपको बोनस मिल गया, आपको इस तरह का कोई भी डेटा आया, वो भी डिपॉजिटरी ट्रांजेक्शन होती है, ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाले हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स के अंदर दोस्तों क्रेडिट, आपके अकाउंट में कुछ आया, पहले हमने बताया डेबिट कि आपने ऐसे कोई शेयर आपके खाते से चले गए, बेच दिए, गिफ्ट दे दिए, और क्रेडिट आपके खाते में कोई भी शेयर वगैरह आ गए, ये भी डिपॉजिटरी की ट्रांजैक्शंस हैं, ये भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिजनेस रिसीट की। किसी भी तरह का कोई पैसा आपके पास में आता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, मान लीजिए आपने ठेकेदारी का काम किया या आपने किसी भी सरकारी संस्था को कोई माल बेचा, कोई काम किया, तो वो सेक्शन 194C के अंदर आपका TDS काट लेंगे। 26 QB फॉर्म के अंतर्गत आपको फॉर्म 16A जारी करेंगे, ये आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई ब्रोकरेज या आपको कोई भी कमीशन, आपको कोई भी दलाली मिलती है, तो सेक्शन 194H के अंदर मान लीजिए आप किसी भी ब्रोकर के, शेयर मार्केट के ब्रोकर के अंदर आपने एजेंसी ले रखी है, तो आपको ये कमीशन देते हैं, तो ये आपका ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा प्रोफेशनल फीस है, मान लीजिए कि हम एक CA हैं और हम किसी बैंक की ऑडिट करते हैं, तो उस बैंक ने हमें 5 लाख रुपए की फीस दी, तो वो 10% का TDS काट करके 4.5 लाख रुपए ही हमें देने वाला है, और बाकी का डाटा हमारे ऑनलाइन 26 में से हो जाएगा, तो ये प्रोफेशनल फीस भी ऑनलाइन शो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हालांकि जहां जहां पे आपका TDS कटा वो तो शो होगा ही होगा, और TCS में लिकर के ऊपर मान लीजिए एक ठेकेदार है, वो शराब का काम करता है दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो शराब का काम करते हैं, और जब भी ये शराब लेने जाते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट इनसे 1% एक्स्ट्रा ले लेती है। मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए की शराब खरीदनी है, तो 1,01,000 रुपए इनसे ले लिए जाते हैं। जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए है ये TCS के तौर पर ऑनलाइन जमा हो जाता है, और इन्होंने कितनी दारू खरीदी वो दिखानी पड़ती है, ताकि उनको बेचनी भी दिखानी पड़े। इसके बाद में रेंट की पेमेंट करते हैं दोस्तों, सेक्शन 26 QC के अंदर पहले ये 20,000 रुपए पर मंथ का होता था, अब ये 50,000 रुपए पर मंथ हो गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 6 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का रेंट देता है, तो दोस्तों अगर उसकी ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है तो उस व्यक्ति को आपका TDS काटना पड़ेगा, और ये रेंट आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। और वहीं पर दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है और वो आपको 50,000 रुपए से ज़्यादा का किराया दे रहा है, मान लीजिए बैंक का मैनेजर है, या बड़े बड़े शहरों में तो इतना किराया नॉर्मली होता है दोस्तों कोठियों का, तो वो व्यक्ति आपका 2% TDS काट कर ही आपको पेमेंट देगा, ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। मिसलेनियस पेमेंट दोस्तों, इसका नाम ही मिसलेनियस है, बाकी बड़ा खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड का बिल दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10-10 क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद में उसका जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं, ITR नहीं भरते हैं। हमारे एक केस के अंदर 1,56,00,000 रुपए का दोस्तों एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड यूज करने का नोटिस आया था, और उसको हमने 0 के अंदर कर दिया था। तो आप भी क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं तो आपका डेटा ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट, हर घर के अंदर चाहे 8 साल के बुजुर्ग हो, चाहे 60 साल के बच्चा हो 8 साल का, या 60 साल के बुजुर्ग हो, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, लोन अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में, KCC किसान वाले लोन अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश दोस्तों अगर जमा करवा देते हो या निकाल लेते हो, ये पर फाइनेंशियल ईयर है, 1 साल के अंदर, वित्तीय वर्ष के अंदर, एक बैंक में, एक पैन कार्ड में, तो ये डेटा आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। और वहीं पर करंट अकाउंट में ये लिमिट आपको 50 लाख रुपए कर दी गई है, सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की लिमिट है। कैश विड्रॉल दोस्तों, सेविंग अकाउंट में, लोन अकाउंट में, सैलरी KCC अकाउंट में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हो नकदी पर्ची भर करके या ATM से, ये भी सूचना ऊपर चली जाती है इनकम टैक्स को। करंट अकाउंट में 10 लाख की जगह 50 लाख की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक, पर पैन कार्ड की होती है। कैश की पेमेंट दोस्तों 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश की पेमेंट देना आपके लिए दोस्तों अपराध है।
कोई कैश पेमेंट की तो सामने वाले व्यक्ति को पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन ऑनलाइन तो फिर भी ये शो हो जाएगा। आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बनाया 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, ये डेटा ऑनलाइन शो हो जाएगा। दोस्तों आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस परचेज, फॉरेन रेमिटेंस, इंडिया से बाहर पैसा भेजना है तो आपको पता होगा वेस्टर्न यूनियन या जो भी है आपके बैंक है, आपको आपका सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड लेते हैं, फॉर्म 15CC, TCS कलेक्ट करते हैं। 7 लाख रुपए था दोस्तों, एजुकेशन लोन लेकर के बाहर पैसा भेजा है तो अब ये TDS नहीं कटेगा और बाकी 7 लाख की जगह ये 10 लाख हो गया है। और कई बार तो कम अमाउंट पर भी ये TCS काट लेते हैं। TCS नहीं कटा तो भी फॉरेन रेमिटेंस पैसा अगर आप बाहर भेजते हैं तो ऑनलाइन शो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिसीट, प्राप्ति, फॉरेन रेमिटेंस, मतलब विदेश से कोई भी पैसा आया, कोई रॉयल्टी, कोई टेक्निकल फीस या कोई भी इनकम जो आउटसाइड इंडिया से आती है और वहां पर आप अपना पैन कार्ड दे देते हैं तो ये भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। दोस्तों अगर आप भी विदेश घूमने के शौकीन हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारा ट्रैवल विद CA साहब करके एक चैनल है जहां पर हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का किसी भी ट्रैवल एजेंट से कोई सर्विस लेते हैं, टूर लेते हैं, पैकेज लेते हैं, तो वो भी आपका दोस्तों TCS कलेक्ट कर लेगा, तो ये भी ऑनलाइन डेटा शो हो जाने वाला है। परचेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, दोस्तों हम कहते हैं कि भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, मकान, दुकान, प्लाट बहुत सारे हो जाए, लेकिन आप परचेज करते हो 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी, तो जो रजिस्ट्री अमाउंट होगी, मान लीजिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए का कोई आपने सौदा किया, उसके अंदर 29 लाख रुपए की रजिस्ट्री आपने कराई है और बाकी का जो भी 71 लाख रुपए था वो आपने कैश में दिया था, तो ये सूचना इनकम टैक्स को डायरेक्ट तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको तो अपना रिकॉर्ड रखना है। जो रजिस्ट्रार है वो 30 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देता है। परचेज ऑफ व्हीकल, दोस्तों भगवान से ये भी दुआ करते हैं अगर आपके पास कार नहीं है तो जल्दी से आपके पास कार आ जाए, या कोई भी बड़ा व्हीकल खरीदना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो TCS, जैसे मैंने लिकर पे बताया था दारू पे अगर उसका TCS कलेक्ट होता है तो TCS कार पे भी कलेक्ट होता है। कोई भी कार, ट्रक, कॉमर्शियल व्हीकल आप लेते हो तो आपका ये डेटा भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, दोस्तों FD करवा ली, RD करवा ली, FD के ऊपर एक तो जो टैक्स के रूल है वो जान लेने बहुत जरूरी है, जिसपे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है नए रूल के हिसाब से, उसको भी देखें। और कब नोटिस आ सकता है अगर आप FD कराते हो, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो मोर देन 10 लाख रुपए की FD एक बैंक में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन कार्ड से करवाते हो तो ये भी डेटा ऑनलाइन शो कर जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, दोस्तों सिक्योरिटीज होती हैं शेयर मार्केट में आपने किसी भी कंपनी का शेयर लिया, म्यूचुअल फंड लिए, स्टॉक मार्केट का लेन देन किया, इंट्राडे, F&O, लॉन्ग टर्म, हालांकि F&O आज की तारीख में तो ऑनलाइन शो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपके ब्रोकर को आपने पैन कार्ड दे रखा है तो आपको यहाँ पे इसको भी दिखाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, मार्केट में नए नए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आते रहते हैं, हम उसका अप्लाई करते हैं, तो जो भी आप अप्लाई करोगे उसकी एप्लीकेशन आपको इशू हुआ या इशू नहीं हुआ, आपने कितनी पेमेंट की है, ये सारा का सारा डेटा भी रिपोर्टेबल की श्रेणी में आता है, जो कि ASTS में शो हो जाएगा। होता है या नहीं होता है अलग बात है, लेकिन रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस के अंदर ही आता है। दोस्तों बैलेंस इन अकाउंट, कितना खतरनाक सेक्शन है ये। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं या 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो ये डिपार्टमेंट कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का 50,000 से ज़्यादा का क्लोजिंग बैलेंस आता है, मान लीजिए 31 मार्च 2025 का बैलेंस है, ये भी शो होता है। लेकिन प्रैक्टिकली आज तक हमने किसी भी केस में ऐसा नहीं देखा है कि किसी व्यक्ति का क्लोजिंग बैलेंस ASTS में शो हो रहा हो, लेकिन इन्होंने रूल में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, कोई भी बिजनेस ट्रस्ट अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है वो भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस फंड, जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह होते हैं उनका डाटा भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। GST नंबर दोस्तों आपने ले लिया तो आपको हर महीने, हर क्वार्टर में प्रॉपर GST की रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। आप सेल्स करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं तो दोस्तों GST की टर्नओवर आपकी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। होगी किसकी? रेगुलर की। दोस्तों एक होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को एक तरह से ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 1.5 करोड़ तक की सेल वाले ये ले सकते हैं, तो उनकी सेल अभी भी ऑनलाइन शो नहीं होती है, हो सकता है फ्यूचर में होने लग जाए। GST की परचेज, दोस्तों GST की परचेज चाहे आप रेगुलर के अंदर हो चाहे आप कॉम्पोजिशन के अंदर हो, 1 रुपए का भी आपने GST से किसी का माल खरीदा, आपका ऑनलाइन ASTS में ये बोल जाएगा, ताकि आपको बताना पड़े कि आपने GST की परचेज की तो सेल भी की, कितनी की, कैसे की, सारी डेटा देना पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड का बिल, दोस्तों 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन
एक फाइनेंशियल ईयर में भर देते हो और 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश के अंदर भर देते हो, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे और आपकी लंका लगाने में सहायता करे। तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस ना करें, करते हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। डिमांड ड्राफ्ट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के दोस्तों संस्थाएं होती हैं जहां आपसे डीडी मांगा जाता है। आजकल तो ऑनलाइन यूपीआई का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर आपसे डीडी मांगा जाता है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट डीडी कैश के अंदर बनाया, बैंकर का चेक बनाया, पे ऑर्डर बनाया 10 लाख रुपए से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये दोस्तों कैश की बात हो रही है, तो आपकी सूचना ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाएगी। शेयर मार्केट का मैंने आपको बताया दोस्तों, 4-4, 5-5 ब्रोकर रख लेते हो, खरीद लिया बेच लिया, अकाउंट बंद कर देते हो। अकाउंट बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आपने कोई भी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, एप्लीकेशन मनी डाली, लिस्टेड शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के 10 लाख रुपए से ज्यादा, आप इस रूल को तो ना ही मान के चलो। आप जब 1 रुपए का भी कोई एक शेयर खरीद लेते हो ना, मान लीजिए वो भी ऑनलाइन शो होगा, तो ये 10 लाख रुपए वाली लिमिट इन्होंने पुरानी लिख रखी है। बात करते हैं दोस्तों बॉन्ड ऑफ आरबीआई। इस आरबीआई के बॉन्ड के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो, हमारा एक चैनल है दोस्तों जो कि टैक्सीलेंट नाम से है, जहां पे हम मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी आप जरूर देख लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दे देंगे। आप 10 लाख रुपए से ज्यादा के आरबीआई के बॉन्ड खरीदते हो तो ये भी सूचना ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। फॉरेन करेंसी दोस्तों, विदेश जाने के लिए आपने कोई डॉलर खरीदे तो वहां पे आपका पैन कार्ड वगैरह वो मांगते हैं। पैन कार्ड मांगोगे, 10 लाख से ज्यादा के अगर आपने खरीदे तो डीलर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने एजुकेशन फीस की पेमेंट करी। एजुकेशन फीस मतलब आपकी स्कूल की और कॉलेज की फीस। आपको पता होगा इतनी ज्यादा 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उस तरह के स्कूल्स कॉलेज बने हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा की फीस आप स्कूल कॉलेज को देते हो तो उनकी जिम्मेदारी है, आपका पैन कार्ड लेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना दे देने वाले हैं। दोस्तों बिजली का बिल, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के, अब मैं खुद की बात करूं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए का घर है और ये बिजली का बिल मिस्टर जेड के नाम से है, जिसको हम जानते ही नहीं है, क्योंकि पुराने ऐसे होते थे जो मकान बेच दिया किसी ने। तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल भरते हो और बिजली डिपार्टमेंट में आपका पैन कार्ड वगैरह अपडेट है, तो बिजली डिपार्टमेंट वाले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना देंगे, ये व्यक्ति बड़ी बिजली की खपत कर रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। एयर ट्रेवल दोस्तों, डोमेस्टिक बिजनेस क्लास में जाते हो या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो एयर से और कहीं पर भी आप अपना पैन कार्ड दे देते हो, आप अपने एजेंट को, आप अपनी उस एयरलाइन को, तो ये डाटा भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। होटल दोस्तों, आपने होटल में पैसा दिया, अब मान लीजिए आपने ओयो रूम्स वगैरह बुक कराया और यहाँ पे 800, 500, 1000 रुपए आपने शो कर दिए, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बड़े होटल्स में 5 स्टार में जाते हो जिनको कंप्लायंस करने पड़ते हैं, रूल को फॉलो करना पड़ता है, 20,000 रुपए से ज्यादा का किराया अगर आप पर नाइट का वहां पे देते हो तो ये सूचना ऑनलाइन शो हो सकती है। ज्वेलरी दोस्तों, आप पता होगा सोना अब 90,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली चला गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख रुपए भी चला जाएगा। कोई ज्वेलरी, बुलियन, पेंटिंग, मार्बल्स आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में खरीदते हो तो दोस्तों वो सुनार है या जो भी व्यक्ति है जिससे आप खरीद रहे हो और उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, प्रॉपर अगर ऑन रिकॉर्ड आपको वो देगा बिल तो आपका पैन कार्ड लेगा और ये डेटा भी ऑनलाइन शो करवा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम देना है, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का अपना प्रीमियम भरते हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो 50,000 रुपए से ज़्यादा का, तो ये भी ऑनलाइन शो होने के प्रावधान है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ऐसा कोई भी केस देखा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों, जान है तो जहान है। 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम यानी कि आप किस्त भरते हो, बीमा भरते हो, तो ये डेटा ऑनलाइन शो होने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन दोस्तों, सेक्शन 194 बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल या उससे ज्यादा का है और उसका एक ही बैंक अकाउंट है और उसके अंदर सिर्फ पेंशन की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो उसे आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है तो उसको बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा सेक्शन 194 में टीडीएस काटा जाए, तो ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। टैक्सेस 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 दोस्तों, हर जगह टैक्स होता है। आपने कोई भी एडवांस टैक्स भर दिया, आपको पता होगा 15%, 45%, 75% और 100% ये आपको जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च तक भरना होता है। किसी ने आपका टीडीएस काट लिया, किसी ने आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया, कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा,
ये सारा का सारा डेटा भी दोस्तों आपके ऑनलाइन ASTS में शो हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इस पे स्पेशल रेट लगता है 20%। सरचार्ज भी लगेगा अगर पेमेंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा चली जाती है या 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है। स्पेसिफाइड इनकम है वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंटरटेनमेंट करने कोई इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका TDS काटा जाएगा, उनके भी ऑनलाइन शो हो जाएगा। दोस्तों रिसीट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये क्या होता है सर? यही तो हर चीज़ की जड़ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप लेन देन करते हो, सरकार समझती है कि पता नहीं आप कितने बड़े गुनाहगार हो। अगर नॉर्मल व्यक्ति के लिए दोस्तों ये 50,000 है, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 10,000 है। इस तरह से उस अमाउंट से ज़्यादा आप किसी को क्रिप्टो सेल करते हो, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए के क्रिप्टो सेल कर दिए, तो वो व्यक्ति आपका 1% काट करके आपको 99,000 रुपये ही देगा। तो और ये डेटा आपके ऑनलाइन AISTS में शो हो जाने वाला है। बात करते हैं विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग्स। दोस्तों 30% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ता है जब भी आप विड्रॉल करेंगे, बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के जितना भी विड्रॉल करेंगे। अगर आपने वहां पे पैन कार्ड दे रखा है, पैन नहीं तो आधार दे रखा है, KYC कर रखी है, तो आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद ये आपका ऑनलाइन गेमिंग का डाटा ऑनलाइन शो हो सकता है। इस तरह से दोस्तों आप भी अनाप शनाप लेन देन से बचें। आप अपना AIS और TIS एक बार जरूर चेक कर लें, आप अपनी ITR जरूर फाइल करें, आप एक अपना पर्सनल CA रखें। आपके पास पर्सनल CA नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई सुमित शर्मा आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अनाप शनाप लेन देन, पैन कार्ड इधर दे दिया उधर दे दिया, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, आप हमसे किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।